हेलो प्यारे बच्चों कक्षा 8 विषय हिंदी भाषा भारती के लिए आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2023-24 की आपको जारी कर दी गई है। बच्चों ये आप जानते हैं कि वर्ष 2023 के लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें जो हैं आपके सीधे डायरेक्ट आपके जो बोर्ड पेपर रहता है उसमें पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पेपर आता कहाँ से है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जो आपके चैप्टर्स हैं उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन सीरियल वाई क्रम तरीके से बताएंगे। पहले आपको वर्दे इस वीडियो में आज आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा और मैं इसमें से बताऊंगा कि आपको बोर्ड परीक्षा में कौन सा पिछले साल पूछा गया था। आप अगर उसको ही कर लेते हो तो इस साल भी आप 2023 में यदि आप पढ़ रहे हो बच्चों तो आप अच्छे नंबर जरूर ले आओगे। तो वर्दे का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 4 से 6 तक ये आपका यहाँ पर है। फिर इसके बाद आत्मविश्वास देखेंगे, आगे के हम चलते जाएंगे। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको संपूर्ण सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। और अगर आप इसकी फ्री में PDF डाउनलोड करना चाहते हैं सॉल्यूशन की, तो मैं आपको बता दूंगा आपको क्या करना है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर्स हैं, यहाँ पर 22 टोटल हमारे चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम आज 24 चैप्टर हैं यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हम 24 ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे सबसे पहले। ओके, चलिए। तो यहाँ पर पार्ट 1 है वर्दे। तो वर्दे हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वर्दे से कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप पहला देखेंगे। अगर वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही हो तो आप यहाँ पर 3 डॉट पर जाकर वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये 780 या 1020 में मैं डालूंगा। अगर आपके पास नेट अच्छा है तो आप वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखिए प्रश्न 1, वर्दे बीरा वार्दी वर्दे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ओके, तो जो वर्दे बीड़ा वादनी वर्दे, ये आपकी वर्दे कविता में एक पंक्ति है, उसमें से आपको अलंकार बताना है। तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको ये करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर आप स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न देख पा रहे होंगे कि अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, अमृत का क्या हो जाएगा, अमे। ऑप्शन सी आपको बच्चे दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का कंप्लीट उत्तर। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3, बीड़ा वादनी किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है लक्ष्मी जी को, दुर्गा जी को, पार्वती जी को, या फिर सरस्वती जी को। तो बीड़ा वादनी हम यहाँ पर सरस्वती जी को कहते हैं। तो प्रश्न 3 का आप कंप्लीट, यहाँ पर सही उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन डी, ये वाला। ओके, सरस्वती जी। इसके बाद देखिए प्रश्न 4, ठीक है। यहाँ से मैं जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो भी बताऊंगा, और कौन कौन से इस साल आने वाले हैं इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। मुझे पता है, मैंने आपके 2 साल एनालिसिस किए हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड कराता भी हूँ। चलिए इसके बाद देखते हैं, कवि किसे जगमग करने को कह रहे हैं। तो कवि, अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो कवि किसको, संसार को कह रहे हैं जगमग, जगमग जले, है ना। तो कौन जले, संसार, जगमग जगमग। चलिए, तो आप प्रश्न 4 ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपको पता है कि आपके बोर्ड पेपर में ऑब्जेक्टिव 10 नंबर के आते हैं। इससे पहले आपका त्रैमासिक पेपर होगा। त्रैमासिक अगर होता है तो अच्छी बात है, अगर हाफ ईयरली पेपर होगा तो वो भी आपको यहाँ पर इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। इसके बाद पहला प्रश्न देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको पता है कि आपको 3 रंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर प्रश्न 5 देखिए, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। ओके, अगर आप चाहें तो इसे प्रश्न क्रमांक 1 पंक्ति 1 से इसका उत्तर लिख सकते हैं, एच जो आपकी 803 है। अगर आप इसका उत्तर लिखना चाहें तो ये लिखें, कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत देश में भरने की बात कह रहा है, ठीक है बच्चों। भारत ऐसे लिखना है, भारत, ठीक है, भारत देश में भरने की बात कह रहा है, ठीक है। प्रश्न 5 का उत्तर आपको इस तरीके से कर लेना है। इसके प्रश्न 5 के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर, ठीक है बच्चों। प्रश्न 6 है, विद्या की देवी किसे कहा जाता है, ठीक है। या आप इस प्रश्न का उत्तर अगर आप खुद ढूंढना चाहते हैं तो अभ्यास क्रमांक 3 का एवं पार्ट देखिए,
पाठ परिच्छेद देखना है आपको, तो वहाँ पे आपको विद्या की देवी पता चल जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से उत्तर लिखेंगे, विद्या की देवी सरस्वती माता को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न 7 देखिए, नव नव से कवि का क्या आशय है? अभ्यास एवं शब्दकोश से ये लिया गया है, तो यहाँ से इसका उत्तर लिखेंगे, नव नव से कवि का आशय है ज्ञान का नया आकाश देने की बात कहना चाहता है। ओके, ज्ञान का नया आकाश देने की बात कहना चाहता है। ये प्रश्न क्रमांक 7 का यहाँ पर उत्तर होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न 8, वर्दी कविता में बीड़ावादनी किसे कहा गया है? यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका 1 है, पाठ का जो परिचय है उससे यहाँ पर आप इसका उत्तर हमने लिया है, चाहे तो आप भी चेक कर सकते हो। तो वर्दे बीड़ावादनी में बीड़ावादनी किसे कहा गया है? तो सरस्वती माँ को कहा गया है। अब बच्चों सरस्वती कैसे लिखना है, ये यहाँ पर आपको लिखा गया है सरस्वती। ओके, सरस्वती माँ को कहा गया है। इस तरीके से आप प्रश्न 8 तक कंप्लीट उत्तर करोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 9 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर है लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। तो ये बच्चों आपका पिछले साल आया था 2022 के बच्चों ने जो भी पेपर दिया था बोर्ड पेपर, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है और इनसे रिलेटेड आपको वाक्य दिया जाता है एक, और आपको सेंटेंस बनाने को भी दिया जाता है। तो अगर आपको 23 के बच्चे आप हैं, बोर्ड पेपर देना चाहते हैं, तो आप ये वाला 9 वाला तो 100% क्वेश्चन पेपर आप क्वेश्चन का आंसर याद करके ही जाएं। क्वेश्चन क्या है कि काट अंध उर के बंधन निस्तर, वह जननी ज्योतिर्मय निर्जर, कलुष भेद तम हर, प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप देखोगे, कवि कहता है कि अंधकार के बंधनों को काटकर उन्हें ज्ञान और कला का प्रकाशन झरना प्रवाहित कर दें, वे हमारे जीवन के विकासों को मिटाकर उनमें प्रकाश भर दें। इसके बाद प्रश्न 10 है। प्रश्न 10 आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है कि नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय उपमान का साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? आपको यहाँ पर ये आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाइए, आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हो। ओके, इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर प्रश्न देखिए उपमेय, तो ये क्या है? नवजात शिशु के चरण के लिए की गई है। उपमान यहाँ पर है कमल, साधारण धर्म सुंदर है, वाचक शब्द है समान। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द का सही यूज हो जाएगा। प्रश्न 10 का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 की ओर। प्रश्न 11 है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए, है ना। तो आकाश का पहला है नभ, दूसरा है गगन और तीसरा है अंबर। अब इन्हें हमें सेंटेंस के थ्रू हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या बोला गया है, वाक्य यानी सेंटेंस में प्रयोग करना है, एज ए यूज ऑफ सेंटेंस ऑफ वर्ड आकाश। ओके, तो चलिए करते हैं। आकाश का हमने यहाँ पर नभ लिखा है पहले, तो नभ में विचरण करने वाले पक्षी पर कोई रोक नहीं है। नभ यानी कि आकाश में जो विचरण, यानी कि विचरण क्या, आवागमन करते हैं, यानी उड़ते हैं जैसे पक्षी हैं, तो उन पर कोई रोक नहीं रख सकता, वो अपने मन के मर्जी होते हैं, वह जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, जहाँ चाहे वह वहाँ जा सकते हैं, इसलिए उन पर कोई रोक नहीं है। दूसरा है गगन। अमेरिका में बहुत सारे गगनचुंबी इमारतें हैं, आप देख सकते हैं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, है ना, यूएसए, वहाँ पर बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। अगर ये अंबर है आपका, यहाँ गगन है या अंबर है, तो इतनी ऊंची ऊंची इमारत हैं, जैसे आप देख सकते हो सऊदी अरब में आपकी बुर्ज खलीफा आप देख सकते हो, तो कितनी बड़ी बड़ी हैं, इसलिए गगनचुंबी इमारतें हैं। इसके बाद अंबर, धरती अंबर जहाँ मिलने से है वह है क्षितिज, ठीक है, जहाँ धरती अंबर मिलते हैं वह आपका क्षितिज है। तो बच्चों आकाश के यहाँ पर हमने 3 वर्ड लिखे और उनके पर्यायवाची शब्दों का एज ए सेंटेंस की तरह हमने यूज भी किया, यानी उपयोग किया। अब देखिए प्रश्न 12, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि उपमा अलंकार, यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो इस तरीके से 12 का उत्तर करेंगे। अब देखिए प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है?
यहाँ पर आप देखेंगे, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या मांगना चाहते हैं। तो ये वर्ष 2023 के जो भी बच्चे दे रहे हैं इस क्वेश्चन को याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 और एक क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप इस चैप्टर में से ये 2 क्वेश्चन भी पढ़ लेते हो तो आप अच्छा कर पाओगे। और सभी तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको चेक भी करवानी होती है। देखिए, हम माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए निम्न वरदान चाहेंगे। पहला, माँ सरस्वती ज्ञान रूपी प्रकाश, स्वाधीनता और स्वतंत्रता का वरदान चाहेंगे। हम चाहेंगे कि दूसरा है कि लोगों के हृदय में जो अज्ञानता का बंधन है वह टूट जाए और ज्ञान रूपी प्रकाश भर जाए। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 के बाद हम यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 है, वर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है। विस्तार पूर्वक समझाना है। उत्तर लिखेंगे। कविता में कवि कहता है कि हे माँ, इस नए आकाश में नए पक्षी कवि के समाज को तू नई गीत, नई लय, नई ताल और नए गाने के लिए नवीन कंठ और बादल के समान कुछ गंभीर स्वर प्रदान कर दे। साथ ही नए नए पंख भी दे, ताकि पक्षियों की तरह उड़कर आकाश की गहराइयों को नाप सके। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न 14 यहाँ पर इस चैप्टर में आपके प्रश्न 14 ही हैं टोटल। अगर आप चाहते हैं इसकी PDF डाउनलोड करना तो आप पार्ट 2 है आत्मविश्वास, उसमें भी आपको 1 से 14 ही दिए गए हैं प्रश्न। उनमें से हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके बोर्ड परीक्षा और छमाही परीक्षा के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने वर्दे कविता में बताया था, आप सभी जानते होंगे कि आप वर्दे जैसे 1 से 14 सभी प्रश्न याद आप नहीं कर पाओगे। मुझे भी पता है कि आप इतने टोटल आपके 24 चैप्टर हैं, 24 × 14 करोगे तो बहुत सारी क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक ही सब्जेक्ट में आप इतने क्वेश्चन याद नहीं कर पाओगे। लेकिन बच्चों, आपको लिखना सभी प्रश्नों के उत्तर है। मैं यहाँ पर आत्मविश्वास का इस वीडियो में बताऊँगा। और यदि आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं पार्ट 2 आत्मविश्वास। 7 से 9 तक आपका ये प्रश्न क्रमांक रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट 2 आत्मविश्वास। यहाँ से कौन कौन से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ऑब्जेक्टिव्स, आप पता है कि आपको 10 आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल रहते हैं। चैप्टर से बेसिकली देखा जाए तो बहुत ही कम पूछे जाती हैं। एक आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उससे अधिकतर 5 ऑब्जेक्टिव उससे रहते हैं और 1-2 आपके ग्रामर से रिलेटेड रहते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपके पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तभी अगर आप देखिए आप चैप्टर पढ़ेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव आपके ओवरऑल कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न है, आत्मविश्वास का संबंध किससे है। यहाँ पर आप इसका सही उत्तर करोगे ऑप्शन बी, मन से। आत्मविश्वास, हमारे मन में आत्मविश्वास होगा, है ना, तभी हम उससे ही संबंध है उसका। शरीर के अंदर मन रहता है। योग्यता होगी तभी हमारे अंदर जो हमारे मन में है वो आत्मविश्वास जागेगा। ठीक है, तो शब्द एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन आत्मविश्वास का आपके चैप्टर में जो बताया गया है बेसिक मन, तो वो मन से है। अगर मन में है ठानने की तो हम आत्मविश्वास होना ही चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति खींच लेने की विशेषता किसके पास थी। तो आपने रामचरितमानस देखी होगी, है ना। तो उसमें क्या था कि आप देख वाली के पास थी। जो आत्मविश्वास जो चैप्टर है उसमें जो मेन सेंटर है, जो केंद्र बिंदु का पात्र है वह वाली ही है। क्योंकि वाली के पास आत्मविश्वास की ऐसी शक्ति थी कि वह सामने वाले की आदि शक्ति अपने पास खींच लेता था, है ना। तो इसका ऑप्शन सी आपको उत्तर कर लेना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 3, लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे। तो बाघ को, भेड़िया को, कुत्ते को या फिर शेर को। तो भेड़िए को देखकर जो लेखक के मित्र थे वह डर गए थे। तो प्रश्न 3 का उत्तर आपको ये कर लेना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 4 है, आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए, स्वस्थ रहने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता के लिए या हंसने के लिए। तो आत्मश्रद्धा क्यों है, सफलता प्राप्त करने के लिए है। तो ऑप्शन बी आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न 5, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, दुविधा एकाग्रता को नष्ट करती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है, आधा इधर आधा उधर। यानी कि आदमी किसके कारण, दुविधा के कारण आदमी क्या हो जाता है, खंडित यानी विभाजित। खंडित का मतलब क्या, विभाजित। आधा इधर हो जाता है, आधा उधर हो जाता है। तो यही आपको यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ें। ठीक है, इसके बाद दूसरा है, खादक खाइयो सामासिक पद में कौन सा समास है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, खंदक है। ठीक है, खंदक खाइयो सामासिक पद में द्वंद्व समास है। जहाँ भी ये वाला
चिन्ह लगा रहता है वहाँ पर क्या द्वंद्व होता है। जैसे माता पिता आप लिखते हो ना, माता फिर पिता, तो ये आप लगाते हो तो वहाँ पर जब भी ये लगाओ ना तो ये क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, ये साइन लगता है जब भी। प्रश्न 7 देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 7 है कि मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का क्या कारण है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद कर लें। तो इसका उत्तर देखिए, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण है अपने विरोधी को शक्तिशाली मानना और मन में उत्पन्न भय, शंका और अधैर्यहीन आत्मविश्वासहीनता के कारण हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर लिखोगे। इसके बाद देखिए, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। देखिए, बाली को वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। इसी कारण राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। तो इस तरीके से बच्चों प्रश्न 8 का उत्तर आप यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। क्या रीजन्स हैं कि हम जो हमारा अपोनेंट होता है वह शक्तिशाली हम उसे क्यों मानते हैं। तो उसके कुछ कारण यहाँ पर आपको बताए गए हैं आपके चैप्टर में, उन कारणों को आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कारण होते हैं जिससे विरोधी को हम शक्तिशाली मानते हैं। तो हम अपनी आत्मीयता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी को और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो क्या रहता है सामने वाले की ताकत को हम ज़्यादा या तो एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई ताकतवर है तो अभी ठीक है, लेकिन आत्मीयता से कायरता यानी हमारे मन में थोड़ी कायरता रहती है, कुछ संस्कार से आत्मविश्वास नहीं रहता है ना, यानी आत्मविश्वास की कमी रहती है। यदि सामने वाला कितना ही बलवान हो, यदि हमें आत्मविश्वास है तो ऑब्वियसली उसमें अगर 100% एनर्जी है तो वह कुछ ना कुछ लूज जरूर करेगा, है ना। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर लिख लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, किसी कार्य की सफलता उसमें निहित कार्य के प्रयास में देखी जा सकती है। जीवन में सफलता की, विजय की ओर आगे बढ़ने का रास्ता उस कार्य की प्रति हमारे मन में अटूट श्रद्धा है। तो इस तरीके से प्रश्न 10 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 है, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि इसमें क्या शिक्षा हमें मिलती है या हमें इस चैप्टर से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, मतलब हम क्या शिक्षा से ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, लेखक के मित्र ने कुत्ते को वीडियो समझ लिया। ये उनके मन की शंका और भय को प्रदर्शित करता है। हमें इस वीडियो नहीं, भेड़िया लिखना है बच्चों, गलत है, ठीक है। लेखक ने मित्र को कुत्ते को क्या समझ लिया, भेड़िया, ये यहाँ पर लिखना है, गलती से यहाँ पर वीडियो लग गया है, भेड़िया ये लिखना है, भेड़िया समझ लिया। ये उनके मन की शंका और भय को प्रदर्शित करता है। हमें इस तरह नहीं भागना चाहिए बल्कि मुसीबत का डटकर मुकाबला करना चाहिए और साथी की मदद करना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रश्न 11 का उत्तर यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 12 की ओर। प्रश्न 12 आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था। आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखना है। तो चलिए देखिए, परीक्षक के द्वारा किए गए प्रश्न का बिना झिझक से सटीक जवाब देना सुभाष चंद्र बोस के अटूट आत्मविश्वास का परिचायक है। तो यहाँ पर आपके चैप्टर में जो सुभाष चंद्र बोस की एक जो स्पेशलिटी क्वालिटी बताई गई है, विशेषता बताई गई है, क्वालिटी, वो हमने यहाँ पर मेंशन की है। आप चाहें तो एक दो और लिख सकते हैं, लेकिन आप ये तो लिख ही लें, ओके। आपको वैसे भी ज़्यादा गैप दिया नहीं जाता है। चलिए चैप्टर 13 देखते हैं, प्रश्न 13 देखते हैं। लिखित प्रश्न है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए, हमने यहाँ पर आपको वैसे भी चैप्टर में नेताजी बोस पर दिया गया है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा में बैठे तो एक अंग्रेज परीक्षक ने बिजली से चलते हुए पंखे की तरफ इशारा कर पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती हैं। सुभाष बाबू ने तुरंत पंखा बंद कर कहा, जी हाँ, सुगमता से। शिक्षक प्रसन्न हो गया। उसने उन्हें एक और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी, देखिए फिर क्या, उसने उन्हें एक और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा, क्या इसमें सुभाष चंद्र बोस
पास हो सकता है? सुभाष चंद्र बोस ने अपना विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी इस तरह, ये है अटूट आत्मविश्वास, ये है प्रेजेंट ऑफ माइंड। ओके, उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालना और उसी के अनुसार उत्तर देना, सोचने समझने की क्षमता। तो यही चैप्टर का मुख्य सारांश है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसमें बहुत ही परिपूर्ण थे। ओके, चलिए लास्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन देखते हैं। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए देखिए प्रश्न 14, जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर हमें पंक्तियों की व्याख्या करना है। तो देखिए, जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का अवसर नहीं होता और सदा निराशपूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। मैं कभी भी चुनाव के सुख की बात कभी सोचता ही नहीं। वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। मैं कभी भी जो है क्या चुनाव की सुख की बात कभी सोचता ही नहीं। मैं अपने अंदर की शक्ति और यहाँ पर लेकिन शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा सम्मान पर बैठते हैं। वह कूड़ा घर के अंदर पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। वे अपनी दूसरी विचारधारा को संस्कारित नहीं कर सकते। ओके, संस्कारित नहीं कर सकते। पूरे घर की गंदगी उस समय ही छूटेगी जब गंदगी का एकत्रित करने उसे वहाँ से हटाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप यहाँ पर ये आपका जो चैप्टर 2 है कक्षा 8 की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती पार्ट 2 आत्मविश्वास का हमने कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। ऐसी वीडियो कर दिया है। आज क्या हम करेंगे मध्य प्रदेश की संगीत विरासत पे, जो आपका रहेगा 10 से 12 रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आप स्पष्टली देख सकते हैं मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, ये आपका पार्ट 3 है। तो यहाँ से देखिए कौन कौन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पहला क्वेश्चन, लेखक ने किसे संजीवनी कहा है। ओके, तो लेखक ने, चूंकि चैप्टर ये है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, तो ऑब्वियसली संगीत को ही लेखक ने संजीवनी कहा होगा। ये आपका चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर बनता है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके वर्ष 2023-24 में जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं या आप छमाही की परीक्षा देंगे तिमाही की, तो इसके लिए ये वाला इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर आपका जो क्वेश्चन पेपर बनता है वह आपके सभी जानते होंगे कि 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही बनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न 3 ऑब्जेक्टिव में देखें, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे सुरीली गायिका थीं, प्रसिद्ध है ना। तो ये आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। ओके, क्योंकि वे अच्छा मीठा गाती थी इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर कोकिला। इसके बाद देखिए प्रश्न 4, संगीत का सामाजिक महत्व कब बढ़ता है। तो ये कब बढ़ता है, जब जनसाधारण को प्रभावित करने पर, जब वह संगीत जो जनसाधारण को प्रभावित करने लगता है तो संगीत का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न 5, तो यहाँ पर प्रश्न 5 में हम देखेंगे कि मेहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं। संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं, तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्मस्थल है। शहनाई वादक हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब आगे आगे तैयारी करोगे तो ये पूछा जाता है कि उस्ताद अलाउद्दीन खान किससे संबंधित हैं, तो ये क्या शहनाई से रिलेटेड थे। ओके, इसके बाद देखिए लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या था। तो लता जी की सफलता का मूल मंत्र गायन के प्रति इच्छा शक्ति है। ओके, चलिए अगला देखिए, जिस समाज में कला का स्थान नहीं वह कैसा हो जाता है। बच्चों ये मैं देख रहा हूँ 2 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, 2021 में आया था आपका और ये 2022 में भी आया था इस साल। अगर आप देखोगे पिछले ईयर्स के पेपर, इसलिए आप ये क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, वह समाज प्राणहीन हो जाता है जिसमें कला का स्थान नहीं होता। ओके, तो वही क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे, ये आप जरूर याद कर लें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 8, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है 2023-24 के लिए। जो भी बच्चे 24 में बोर्ड परीक्षा देंगे 100% में से आपको 7 और जो क्वेश्चन नंबर 8 है उन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से उत्तर लिखेंगे,
क्योंकि उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। संगीत संजीवनी कैसे बनता है? तो जब साधना, अर्चना और आराधना के जुड़ने पर संगीत संजीवनी बनता है। ओके, प्रश्न 9 के बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? तो इसका यहाँ पर आप उत्तर लिखोगे क्योंकि लता जी ने हर धर्म और राग के गीतों को अपनी मधुर वाणी से गाया है, इसलिए लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका कहते हैं। प्रश्न 11 देखें, देश कब धन्य हो जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जिस देश में कुमार गंधर्व जैसा संगीतकार पैदा हो जाता है तब देश धन्य हो जाता है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, समाज प्राणहीन कब हो जाता है? उत्तर लिखेंगे, समाज प्राणहीन हो जाता है जब कला को समाज में स्थान नहीं मिलता। ओके, तो इस तरीके से आप, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो इसलिए इसे भी आप अच्छी तरीके से याद कर लें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12। इसके बाद की क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है कि संगीत की महिमा को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है, आप इस तरीके से लिखेंगे, संगीत की महिमा अनंत है, शास्त्रीय संगीत से साधना को महत्व दिया जाता है, संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्म शांति मिलती है और जीवन में जीने की उमंग व उत्साह भी उत्पन्न होता है, संगीत को सुनकर हमारे पैर अपने आप ही थिरक उठते हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो मध्य प्रदेश जो कि ग्वालियर में रहते हैं, ये रहते थे तानसेन। तानसेन ग्वालियर के ही रहने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, ग्वालियर संभाग, है ना। तो हम इनके बारे में लिखेंगे। अगर आपको और भी जो हैं उनके मध्य प्रदेश में बहुत सारे संगीतकार हुए हैं, आप चाहें तो उनके बारे में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर तानसेन को बेसिकली यहाँ पर हमने लिखा है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे, शास्त्रीय संगीत के। ओके, उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। तीसरा लिखेंगे, संगीत सम्राट की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो स्वर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। ओके, चौथा लिखेंगे, इस नगरी ने पुरातन काल से आज तक एक से बढ़कर एक संगीत प्रतिभाएं संसार को दी हैं। पांचवा लिखेंगे, संगीतकार तानसेन सर्वोपरि है। कम से कम 10 पंक्तियां लिखा है, तो आप ना सिर्फ गूगल पर जाइए, तानसेन आप लिख दीजिए, तानसेन के बारे में 10 पंक्तियां। ओके, तो आपको वहाँ पर इसका उत्तर मिल जाएगा। इस तरीके से आज अध्याय 1 कंप्लीट कर दिया है प्रदेश की विरासत, और इसके बाद अध्याय 2 भी कंप्लीट कर दिया है और अध्याय 3 भी कंप्लीट कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 4 अपराजिता की बात करेंगे, यानी कि पेज नंबर 13 से 19। तो ये जो आपका चैप्टर होने वाला है आज की इस वीडियो का, अध्याय 4 होने वाला है। अगर बच्चों आपने अभी तक ये अध्याय 1 से 3 तक की वीडियो नहीं देखी हैं, तो लिंक इनकी आपको इन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के देखने को मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं अध्याय 4 का सॉल्यूशन, जो कि है अपराजिता। तो आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो आपको चैप्टर में कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, पार्ट 4 अपराजिता, और इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, इस पार्ट में अपराजिता किसे कहा गया है? तो डॉक्टर चंद्रा को यहाँ पर कहा गया है। तो ऑप्शन ए आपका इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद देखिए अपराजिता पार्ट किस विधा में है? तो अपराजिता एक कहानी के अकॉर्डिंग बताया गया है। अपराजिता ये क्या है, डॉक्टर जो चंद्रा हैं उन पर ऊपर आधारित एक कहानी है ना। तो ये आपको यहाँ पर कहानी है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? तो यहाँ पर उनकी जो माता थी श्रीमती टी सुब्रमण्यम का था। ओके, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग श्रीमती टी सुब्रमण्यम का था। इसके बाद प्रश्न 4 देखिए, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? तो उनकी थी चिकित्सक, क्योंकि वो पैरालाइज थी, वह चल नहीं सकती थी, व्हील चेयर का उपयोग करती थी। वह चाहती थी कि वह एक ऐसे इलाज कर सकें ताकि ये बीमारी शांत हो सके। अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और बेसिकली ध्यान में क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 5 है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है? लेखिका अपनी पंक्तियों के माध्यम से उन व्यक्ति को प्रेरणा देना चाहती हैं जिनकी भुजा करने पर उनका सांस थम गया हो। तो लेखिका अपनी पंक्तियों के माध्यम से उन व्यक्तियों को प्रेरणा देना चाहती हैं जिनकी भुजा, यानी जिनके पैर
काम करने पर उनका सांस थम गया हो, है ना, तो उनको वो सांस देना चाहती हैं कि जब वो अपराधी जो डॉक्टर चंद्रा हैं वो कर सकती हैं तो आप भी क्यों नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए प्रश्न 6 का उत्तर देखते हैं। डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो ये अपराजिता, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। प्रश्न 7 देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो ये आपका आता है क्वेश्चन, इसको जरूर याद कर लें। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे साधारण वाक्य, दूसरा लिखेंगे मिश्रित वाक्य और तीसरा लिखेंगे आप संयुक्त वाक्य। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे, उन्होंने अपने सुख को त्याग कर अपनी पुत्री के सपनों को सच में बदला, इस गुण ने मुझे प्रभावित किया। तो ये आप इस गुण से प्रभावित हैं। हो सकता है कि चैप्टर में आपको कहानी में और कोई सा भी गुण जो आपको अच्छा लगता हो आप वो लिख सकती है। ये एज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये आपका क्या सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, ये सब्जेक्टिव, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर, आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा गुण आपको प्रभावित कर रहा है। ओके, तो उसी हिसाब से लिखना है। हमने यहाँ पर एक एज ए मॉरल क्वेश्चन का जो आंसर रहता है वह यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसके बाद देखिए लघुत्तरी प्रश्न 9 है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है। क्योंकि विकलांग होने के बावजूद भी उनमें धैर्य साहस था, इसलिए अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना कहा है। इस तरीके से आप प्रश्न 9 का उत्तर करेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 10 है, सासी जन्नी किसे कहा गया है और क्यों। तो सासी जन्नी डॉक्टर चंद्रा की माता सुब्रमण्यम को कहा गया है क्योंकि 25 वर्ष तक उन्होंने कठिन साधना की थी। तो इस तरीके से आप प्रश्न 10 का उत्तर करेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 11 है कि चिकित्सा ने जो खोजा वह विज्ञान ने पाया, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। तो चलिए इसका आशय देखते हैं। तो डॉक्टर चंद्रा का सपना एक डॉक्टर बनना था, परंतु विकलांगता के कारण वह डॉक्टर नहीं बन पाई, किंतु विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो बेसिकली डॉक्टर चंद्रा एज एक डॉक्टर अपना काम करना चाहती थी, बट वो डॉक्टर नहीं बन पाई, तो उन्होंने फिर वो क्या एक वैज्ञानिक बनी, विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। इसके बाद यहाँ पर आपका ये प्रश्न 11 के बाद प्रश्न 12 आता है। प्रश्न 12 देखिए, डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियाँ थीं। तो डॉक्टर चंद्रा ने परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके स्वर्ण पदक जीता, साथ ही उन्हें राष्ट्रपति जी द्वारा स्वर्ण कार्ड भी प्रदान किया गया। तो इस तरीके से आप प्रश्न 12 का उत्तर करेंगे। इसके बाद देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम कैसी माँ थीं, उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने शब्दों में विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर चंद्रा की माँ डॉक्टर चंद्रा जैसा ही साहसी महिला थी, जिन्होंने डॉक्टर चंद्रा के साथ उनके बुरे समय से उनके अपने लक्ष्य प्राप्त करने दिया। उन्होंने अपने सभी सुखों को त्याग कर अपनी पुत्री के सपनों को पूरा किया। इसके बाद हम प्रश्न 14 देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो प्रश्न 14 है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थीं। इसका उत्तर लिखेंगे, अपंग होने के बावजूद भी डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से भिन्न थीं, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था और वे अपने सभी काम स्वयं ही किया करती थीं। तो इस तरीके से आप पार्ट 4 अपराजिता का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। आज की इस वीडियो में अध्याय 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, इसका आंसर हम बताएंगे इस चैप्टर का। यदि आपने अभी तक इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोज़ को आसानी से देख पाओगे। ये जो आपकी न्यू बुक है वर्ष 2023-24 के लिए, वही जो आपको यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में अध्याय 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए के प्रश्नोत्तर को सॉल्व करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पार्ट 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। इससे संबंधित प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो कि सही विकल्प है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा की है। तो ये व्यंग पर आधारित है, व्यंग। ओके, मुक्त के नंदन किस मेरे चंदन, ये एक व्यंग के रूप में यहाँ पर आपका यूज किया गया है इस चैप्टर इस पार्ट का। अब देखिए अजायब घर का समानार्थी शब्द क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संग्रहालय। इसके बाद प्रश्न 3 देखिए, मुक्त का चंदन किस मेरे नंदन कहावत इस पार्ट में किस पर खरी उतरती है। तो ये मुक्तानंद जी पर उतरती है। तो इसका आप सही उत्तर करेंगे ऑप्शन बी। प्रश्न 3 के बाद प्रश्न 4 की ओर बढ़िए, मुक्त की चीज़ों का मजा लेने के लिए क्या होना पड़ता है। तो ये निसंकोची होना पड़ता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी करेंगे निसंकोची। इसके बाद देखिए
अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 5 है, मानव मुक्तानंद जी अपनी कार्यसिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे जो मुक्तानंद जी हैं वो अपनी कार्यसिद्धि के लिए साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्या है, इहलोक किसे कहते हैं। इहलोक का अर्थ होता है संसार या जगत को कहते हैं, ओके। और अगर पारलोक में बोले तो ईश्वर को बोलते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 7। प्रश्न 7 का उत्तर देखते हैं, मुक्तानंद जी का पान खाने का शौक किससे पूरा होता है। तो पान का भी शौक जान पहचान वालों की जेब से ही होता है। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 8। प्रश्न 8 है, मुक्तानंद जी के स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घरों पर धरना क्यों देते हैं। तो वह फीस माफ़ कराने के चक्कर में स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घरों पर धरना देते हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न 8 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 9, माले मुक्त दिले मैरहम कहावत 3 उदाहरण दीजिए। तो आप इसके यहाँ पर देख सकते हैं, तो चाहे बीमार ही क्यों ना हो और चाहे बाद में कुछ भी क्यों ना भुगतना पड़े, क्या मजाल की कहाँ दावत का झूठा भी नियंत्रण मिल जाए, निमंत्रण अगर मिल जाए, है ना। तो यहाँ ये गलत लिखा है, नियंत्रण नहीं होगा निमंत्रण होगा, यहाँ पर माँ बना लेना, ठीक है। ये एज एक एग्जाम्पल लिखा है, 3 उदाहरण देना है पाठ के अनुसार। तो आप देख लीजिएगा, आप चैप्टर खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न 10। प्रश्न 10 में देखिए कि मुक्तानंद जी की समाचार पत्र पढ़ने के बारे में क्या विचार हैं। तो उनका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी ज्ञानवर्धन के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। इसके बाद देखिए जो आपका प्रश्न 11 है, मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं। मुक्तानंद जी पुस्तक द्वारा वायदा करके लाए थे, इस प्रकार अनेक पुस्तकें अलमारी में बंद रखते हैं, क्या मजाक आपकी दृष्टि भी उन पर, यहाँ से आप लिखेंगे उन पर पड़ जाए, इसलिए वह क्या अलमारी में बंद करके रखते हैं। प्रश्न 12 देखते हैं कि मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी क्या सोचते हैं। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, मुफ्त की चीज़ कभी नुकसान नहीं करती, ये मुक्तानंद जी का मत है। यहाँ पर देखिए प्रश्न 13, मुक्तानंद जी डॉक्टरों और वैद्यों को किस प्रकार खुश रखते हैं। यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे, उनकी डॉक्टर वैद्य हकीम सभी से दोस्ती है और आखिर में सलामत रहे। सरकारी अस्पताल किसी डॉक्टर को अपनी खुशामद पसंद है तो उसकी खुशामद, वैद्य जी कीर्तन के शौकीन हैं तो उनके यहाँ कीर्तन, गरज ये है कि किसी न किसी प्रकार पहले उनसे मित्रता और फिर मुफ्त में दवाई, ये उनका था। इसके बाद देखिए प्रश्न 14 देखिए। प्रश्न 14 पाठ के लेखक की मुक्तानंद जी के साथ थिएटर देखने की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मुक्तानंद जी को सिनेमा देखने का भी शौक़ है, फ्री पास प्राप्त करने में वह अत्यंत कुशल हैं। एक दिन मुझ पर कृपा दृष्टि हुई, कहीं से एक थिएटर के पास ले आए। थिएटर रात्रि के 1 बजे समाप्त हुआ। मैंने बीच में कई बार उनसे घर वापस चलने को कहा, लेकिन बराबर यही दोहराते रहे, मुफ्त में क्या बुरा है। उनका विचार ये है कि मुफ्त देखने को मिले तो रात भर की नींद एक थिएटर के लिए बलिदान की जा सकती है। तो इस तरीके से हमने अध्याय 5 जो कि है आपका मुक्तानंद जी से मिलिए, यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। आगे की वीडियो देखने के लिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बता